और देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप मास्टर प्रॉब्लम बुक इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये जो पूरा का पूरा है राइट। हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। सो गाइज, आई होप आप सभी को आपके कोर्स के अंदर बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और देखो सिंपल सी बात है, जो भी मटेरियल आपको एडवाइस किया गया है आप उतना कर लो, बस दैट विल बी मोर देन इनफ। याद रखना, दैट विल बी मोर देन इनफ। और वो करना भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा, है ना। यानी आप एटीपीएंस हो, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बाहर की जो नॉइज़ होती है, अननेसेसरी क्वेश्चन पेपर्स, अननेसेसरी बुक्स, मैंने आपको क्लियरली हर चीज़ बिल्कुल ऑनेस्टली बताई है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे मेरी तो खुद की भी बुक है, लेकिन उस पर तभी जाना है तभी जब आप ऑलरेडी जो मटेरियल दिया हुआ है वो बहुत ढंग से आप कर चुके हो, तभी आप मास्टर प्रॉब्लम बुक पे जाएं। समझ रहे हो ना। यानी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे तभी जाओ जब ये सब तो आपको बिल्कुल टिप्स पे है, सब कुछ पुराना याद है, सब कुछ बढ़िया से रिवाइज्ड है यार, तभी तो आगे जाओगे ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा काम है आपको रेगुलर गाइड करना, बिकॉज वी वांट कि जो भी एटीपीएन, जो भी स्टूडेंट इन कोर्सेज से हेल्प ले रहा है, जो भी इनको रेगुलरली फॉलो कर रहा है, याद रखना जैसे रिजल्ट ऑफलाइन में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, उससे भी बेटर रिजल्ट्स आप लोग दे सकते हो यार, उससे बेटर रिजल्ट्स आप लोग दोगे, ठीक है। लेकिन जो कहा जाए उस बात का ख्याल रखना, उस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, मानोगे ना। चलो देखो यार, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह तो जान लिया था, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा फील भी ले लेते हैं। समझ तो लिया था उस समय पे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस में, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। इससे आपको फील भी आ जाएगी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसी चीज़ है। जैसे यहाँ पे मान लो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये मान लो ब्रोमीन है। समझ रहे हो क्या। अब ध्यान से वैसे तो कहने यहाँ मिथाइल मिथाइल दिया हुआ है, बट दैट इज फाइन। तो आप देख रहे हो इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ से पास कर रहा है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे फ्लोरीन से, कार्बन से और ब्रोमीन के बिल्कुल बीच से पास कर रहा है। तो बीच से पास करने का मतलब क्या है, आई थिंक अब तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये बीच से पास करने का क्या मतलब है। नाउ यू कैन सी कि भाई इस मिरर के अक्रॉस लेफ्ट वाला पोर्शन, ये है पूरा का पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन, और ये जो पूरा का पूरा है राइट वाला पोर्शन, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परफेक्ट मिरर इमेजेस हैं। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। समझ गए। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, समझ रहे हो ना। तो इसको आप खुद भी बनाना, ड्रॉ करना, विजुलाइज करना आराम से, जब आप अगर आपको करना चाहते हो तो, ठीक है। तो इससे बहुत आसान हो जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री को विजुलाइज करना, है ना। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगेन यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन मान लेते हैं, यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ पे आयोडीन। चारों ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर प्लेन बीच में है, ये इसको इक्वल हिस्से में नहीं काट रहा है, यानी इन द सेंस यहाँ पे आयोडीन है तो यहाँ ब्रोमीन है, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। गॉट इट एवरीवन। तो आई थिंक, आई होप पीओएस के बारे में, प्लेन ऑफ सिमेट्री का आपको थोड़ा सा अंदाजा, थोड़ा क्या ठीक ठाक अंदाजा लग गया होगा। सही है। ओके, चलो 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 चलो, देखो एक दो बातें और। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप सभी को शायद याद होगा। इस पर्टिकुलर फॉर्म में, यानी बोर्ड फॉर्म के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, सोचो इस बारे में, थिंक अबाउट इट। बोर्ड फॉर्म में है कि नहीं। उसके अलावा हमारे पास एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फॉर्म होती है जो हमने बात की थी, दैट इज एक्चुअली ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। वो होती है ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर भी चेक करो पीओएस है कि नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। चेयर फॉर्म के अंदर है कि नहीं है ना। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ एंड थिंक अबाउट इट। बोट के अंदर है भाई, है। कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक तो ये क्लियरली है। ये जो प्लेन है, ये इस पूरी बॉट फॉर्म को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इधर उधर आप देख सकते हो, इक्वल पार्ट्स में उसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये जो ट्विस्ट बोट फॉर्म है, अगर हम इसकी बात करें तो भाई क्या इसके अंदर हो रहा है, अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर देखो, समझ रहे हो ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये आगे की तरफ लाई कर रहा है और ये जो डॉट है ये पीछे की तरफ लाई कर रहा है ना, यानी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इसमें अंदर कोई भी प्लेन ऐसा नहीं होगा जो इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा चीज़ होती है, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इल्यूजन होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का, लेकिन होता नहीं है। ये है मॉलिक्यूल और इसमें एक इल्यूजन है, इसमें इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे पीओएस है। आपको सोचना है कि ये वाला इसका पीओएस क्यों नहीं है, वाई ये प्लेन अगर यहाँ से पास करे एक प्लेन, तो वाई दिस इज नॉट द पीओएस, ये इसके अंदर पीओएस क्यों नहीं है, ठीक है। इट लुक्स लाइक, लगता है कि इसको बिल्कुल इक्वली सिमेट्रिकली कट कर रहा है, लेकिन इशू क्या है, व्हाट इज द इशू। चेयर फॉर्म को विजुलाइज करना पड़ेगा, थिंक अबाउट इट। फिर हम चलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की ओर, सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर हम देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पीओएस सीओएस तो आना चाहिए। अच्छा देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात पूछी जाए ना आपसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यानी जो गिवन फॉर्म है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि उसको रोटेट करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे तो चेयर को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो बात अलग है, ट्विस्ट बोट को मान लो घुमा के बोट में कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, जिस तरह का दिया हुआ है, आप उसी में तो बताओगे ना, उसी में बताओगे कि उसमें है कि नहीं पीओएस। ओके, हेलो हेलो हेलो। इसके अंदर ये क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखो ये तो ठीक है, ये तो कट गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका इमेज, आपने शायद बेसिक ऑप्टिक्स आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका इमेज कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ थोड़ी आना चाहिए। ये सिमेट्रिकल है लेकिन इमेज किधर आता है, हाँ, मिरर इमेज इज परपेंडिकुलरली अपोजिट, भाई मिरर इमेज शुड बी, तो ऑक्सीजन यहाँ होता तब इसके अंदर पीओएस आता। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, बाकी हर चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा, कुछ आप खुद से सोचोगे, ठीक है ना। ये कई बार मैं ही समझाता रहूंगा तो आप खुद सोच ही नहीं पाओगे, तो खुद का दिमाग डेवलप ही नहीं होगा, तो खुद भी सोचा कीजिए बढ़िया से ये कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले केस में, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चेयर फॉर्म है, तो चेयर फॉर्म अगर हम देखें, इसको आप सभी को याद ही है, इसको विजुलाइज करना इज़ क्वाइट ईजी, विजुलाइज मैंने कराया भी था आपको, ठीक है ना। कई तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम, ये ठुल्लू इधर है, देखो, तो यहाँ पे एक प्लेन होगा, वो प्लेन कहाँ से पास करेगा मैं आपको बता देता हूँ, इट विल पास थ्रू ये जो पूरा पार्ट है, यस, इन सारे पॉइंट्स से पास करेगा वो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, समझ रहे हो क्या। इन पॉइंट्स के थ्रू वो प्लेन पास करेगा और उस प्लेन के अक्रॉस आप देख सकते हो कि भाई ये और ये देखो एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये और ये देखो इसका मिरर इमेज है, ये तो बिल्कुल इसके बीच से पास कर ही रहा है और यहाँ से तो पास कर ही रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से इसको किया जाता है, इस तरीके से चेयर फॉर्म के बारे में, मतलब चेयर फॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। चलिए अब हम अगली ओर चलते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर सिमेट्री में ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं लिखवाता भी हूँ कि सेंटर सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। पहली चीज, सेंटर ऑफ सिमेट्री को CI से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज, हेडिंग लगा लो सभी के सभी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको लिखवाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है, लिख लो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। हेलो हेलो हेलो, एक्चुअली मैं चेक करता रहता हूँ बार बार, कई बार वहम हो जाता है कि माइक कहीं मतलब बैटरी ना चली गई हो, इट लुक्स लाइक ऐसा लगता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ सभी को, तो क्या हो रहा है यहाँ पे यार, देखो ये सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर में अपन एक बार देखते हैं, इसको इधर लाने का कोई तरीका तो होगा यार, यहाँ चला जाता है ना, बड़ी दिक्कत आती है। अब देखो इस सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करें किसी भी डायरेक्शन में, इस सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करें किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, ध्यान से देखो सभी के सभी, इस ग्रुप से जितना डिस्टेंस पे मुझे यहाँ ब्रोमीन मिला,
उसी के अपोजिट उतने ही डिस्टेंस पे वही एटम मुझे एनकाउंटर हुआ, है ना। तो इफ आई ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस सेंटर इन एनी डायरेक्शन, एक लाइन ड्रॉ की सेंटर से पास करती हुई किसी भी डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पे क्या मिले बताओ। यस, हमें मिले यहाँ पे सेम ग्रुप्स। यहाँ पे चले जाओ भाई, इधर चले जाओ। हाँ देखो ध्यान से, सीधी लाइन सेंटर से पास की, यहाँ पे मुझे Cl मिला, यहाँ पे भी Cl मिला, और ये Y है और ये भी Y है ना। Y मतलब सेम है, सेम डिस्टेंस है। सिमिलरली H के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही होगा। यानी आप बात समझ चुके हो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कब एग्जिस्ट करता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, सेंटर तो पूरे सिस्टम का समझ ही जाओगे कहाँ है, पर वो COS तब कहलाएगा, वो COS सेंटर ऑफ सिमेट्री तब कहलाएगा। कब कहलाएगा भाई? वो तब कहलाएगा when line passing through the center, when line passing through the center encounters same group at equal distances। equal distances पे same group होना चाहिए। इधर भी Cl है तो इधर भी Cl है, इधर Br है तो इधर भी Br है ना। बात समझ में आई क्या सभी को? यस, ठीक है ना। कि भाई सेंटर से लाइन ड्रॉ करो किसी भी डायरेक्शन में, अगर हर डायरेक्शन में हमें उस लाइन के अपोजिट एंड्स पे, अगर हर डायरेक्शन में हमें उस लाइन के अपोजिट एंड्स पे सेम ग्रुप मिलता है, सेम ग्रुप मिलता है, इसका मतलब वो सेंटर क्या है? COS है ना। तो इसको लिख लो, लिख लो। इफ वी ड्रॉ अ लाइन, if we draw a line passing through the center, if we draw a line passing through the center, if we draw a line passing through the center in any direction, if we draw a line passing through the center in any direction, ठीक है, passing through the center in any direction, and if we get and if we get same groups, and if we get same groups on the opposite ends, same groups on the opposite ends of the line, same groups on the opposite ends of the line, then that center is COS, then that center is COS, है ना। हर लाइन की तरफ होना चाहिए, हर डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये सेंटर है, ठीक है, इसको देखो ये आगे की तरफ है, ये बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, ये पीछे की तरफ लाई कर रहा है ना। 3D फील इसको देख के आई गई होगी। यहाँ पे देख लो, इधर देख लो, ठीक है, इधर देख लो, मतलब यू कैन फील कि भाई यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आइए तो ये ड्रॉ कर लेना, कभी पता लगे देखते जा रहे हो, है ना, ये ड्रॉ कर लेना जरूर। इसको तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते, लेकिन ये ड्रॉ कर लेना अच्छे से, सही है। तो उससे आपको दिख जाएगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। इसको CI भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो ठीक है, लेकिन हाँ ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये मैथमेटिकल टर्म्स डायरेक्टली नहीं आती हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं। इनफैक्ट सिमेट्री ये मैथमेटिकल ही टर्म्स होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन इसमें हमारे काम का सबसे इंपॉर्टेंट है POS COS, ठीक है ना। AOS तो एलिमेंट्री आइडिया रहे बस, दैट इज फाइन, है ना। ओके यस, तो ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री का अगला एग्जाम्पल। ध्यान से देखो, चेक करो, यहाँ पे ये जो सेंटर है ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने। अब इसमें देखो, चेक करो, वही जो रूल बताया, क्या इसमें COS है या नहीं है, चेक करो सभी के सभी, ठीक है। फिर अगले वाले में अपन लोग चेक करेंगे। इसमें चेक करना कि सेंटर में वो बात है कि नहीं है, ये सेंटर COS है कि नहीं है, ठीक है। देखिए सभी के सभी डियर स्टूडेंट्स, डियर ATPians, देखो यहाँ पे
ये COS है। आप इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करो, सेंटर से पास करेगी, है ना, और ये इन दोनों ग्रुप्स को, दोनों मिथाइल्स को इक्वल लेंथ पे एनकाउंटर करेगा, करेगा नहीं करेगा, बोलो यस और नो, देश के जिस भी कोने में बैठे हो, यस, दिस विल एनकाउंटर। सिमिलरली यहाँ पे इफ यू सी दैट, यहाँ पे हो जाएगा, ये वेज पे भी है और ये डैश पे भी है, ये वेज पे भी है और ये डैश पे भी है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, एक वेज पे और एक डैश पे होना जरूरी है, क्योंकि देखो एक ग्रुप आगे है, इमेजिन करो एक ये प्लेन है, ये बोर्ड है, और एक ग्रुप आगे है तो एक पीछे है, एक आगे है और एक पीछे है, तो सेंटर कहाँ है? बीच में। तो लाइन ड्रॉ करोगे, आगे से लाइन आएगी तो पीछे तो जाएगी, यानी अगर दोनों वेज में होते, ये भी वेज में ये भी वेज में, तो यहाँ COS नहीं होता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि लाइन अगर आगे से शुरू हो रही है, यहाँ पे पीछे गई, देखो इस पॉइंट को समझना, आगे से शुरू हुई है, यहाँ बीच में गई तो पीछे जाएगी ना, डैश पे जाएगी ना, यानी एक वेज में तो दूसरा डैश में होना चाहिए। सिमिलरली इसको देख लो, इस ग्रुप को देख लो, पूरे को, फुल माहौल देखो आप, सेम ग्रुप्स एट इक्वल डिस्टेंसेस, कहीं पे भी देख लो आप, यही होने वाला है। किसी भी एटम को, इसको पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, यस, फुल एंजॉय। समझ गए क्या फुल एंजॉय कैसे कैसे होता है? ठीक है ना, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना, इसमें कैसे कैसे होता है वही सिखा सकते हैं आपको। तो ये हो गया। अब क्या बताया जाए आपको नेक्स्ट में? ध्यान देना भाई, ये कौन सा प्रोजेक्शन है? ये है फिशर प्रोजेक्शन, तो वी हैव टू बी केयरफुल, ध्यान रखना जरूरी है। देखो इसके अंदर पता है, लगता है अगर इसको, अगर मान लो ये सारे एटम सेम प्लेन में होते, अगर ये सारा प्लेनर होता तब इसमें COS होता, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये Cl भी असल में किस में है? वेज में है, और ये Cl भी किस में है? वेज में है। अगर हमने लाइन वेज वाले ग्रुप से ड्रॉ की, अगर हमने लाइन आउट ऑफ द प्लेन वाले से ड्रॉ की, सेंटर से आगे क्रॉस किया, तो ये जो लाइन है ना, ये इसको टच करेगी ही नहीं, ये लाइन पीछे की तरफ चली जाएगी, यानी डैश में चली जाएगी। यानी एक क्लोरीन अगर आगे है, इधर आगे है, और लाइन में यहां से ड्रॉ करता हूं आगे वाले से सेंटर तक, तो ये लाइन पीछे जाएगी ना, पीछे, यानी ये Cl डैश पे होना चाहिए था, तब बात बनती, लेकिन फिशर में तो ये डैश पे हो ही नहीं सकता, यानी फिशर प्रोजेक्शन में COS पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस बात को लिख लेना, COS इज नॉट पॉसिबल इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में COS पॉसिबल नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? ठीक है, ओके। इस वाले केस में अब चेक करो जल्दी से, इसमें है कि नहीं है। देखिए एवरीवन, हेलो 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 हेलो, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्लोरीन डैश पे है, ये क्लोरीन वेज पे है, और यहाँ बात बन जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं बनेगी, दोनों के दोनों वेज पे हैं। मतलब लाइन अगर आप वेज वाले ग्रुप से ड्रॉ करोगे, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका, एक ब्रोमीन डैश पे होना चाहिए था, तब इसमें COS होता, पर यहाँ COS नहीं है। ठीक है, डन है, ओके। तो गाइस देखो यार, अगले एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, व्हाई दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कभी कभी ग्रुप्स को ऐसे दिखा दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, जैसे ये है COH वेज में और ये छोटू है डैश में, ये वेज में है और ये एक तरह से डैश में है, तो आई थिंक यू कैन क्लियरली सी दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर सेंटर इज COS। आप इसको देख के विजुलाइज कीजिए सभी के सभी, व्हाई दिस सेंटर इज COS, ये COS क्यों है डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको सोचना है, यू हैव टू थिंक प्रॉपर्ली अबाउट दिस। तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दो दीवाना मैं हो गया, तुम्हें जो मैंने देखा
तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। ओके एवरीवन, सॉरी गाइस, देखो ये चलता रहता है एक्चुअली। क्या है ना, मैं मतलब आप लोग तो होते नहीं हो क्लास में, तो उस तरह का मतलब समझ रहे हो ना, तो एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता है ना, तो खुद से ही खुद को एंटरटेन करना पड़ता है, अब क्या करें। सेल्फ एंटरटेनमेंट, खुद को ही गाना गा के खुद ही को एंजॉय कराते हैं, खुद ही से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पता है कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन विल बी सीइंग इट, आई थिंक विच विल बी मच मोर देन अ सिंगल क्लास, ठीक है। तो वो एक और भी अमेजिंग बात है, समझ में आ चुका है ना आपको। यहाँ पे देखो ये CS3 वेज में, ये डैश में, बस बात खत्म है। चलो भाई, अब देखो मैं एक बात आप सभी को साथ साथ ही बता देता हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ कि भाई क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, देखिए सभी के सभी, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे बताया जाता है, ठीक है ना। हाउ टू चेक ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है। अगली चीज इसी के साथ आती है कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड एओएस की भी बात करेंगे, एक्सियोसिमेट्री की बात करेंगे। अभी हम ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिव से उल्टा है इनएक्टिव, मैं आपको बता देता हूँ, इसका उल्टा वर्जन है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये पूछ सकते हैं। शुरू में ये टर्म बताया था मैंने आपको, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग भी बताया था। एक्टिव वो है जो पीपीएल को रोटेट कर पाएंगे, इनएक्टिव वो है जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं कर पाएंगे। यानी पीपीएल जो है ना, वो लाइट याद है आपको, प्लेन पोलराइज लाइट याद है, हाँ, तो वो सीधा ऐसे छुक छुक करते हुए जाएगी, तो तब तो इनएक्टिव हो गया। और अगर वो प्लेन रोटेशन हुआ इधर या इधर, डेक्स्ट्रोली वो आएगा, तो भाई वो एक्टिव हो गया, है ना। अच्छा, पहली चीज तो ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल इज वन एंड द सेम थिंग। ऑप्टिकल एक्टिव एंड कायरल इज वन एंड द सेम थिंग। पहली चीज जो कायरल है ना, कायरल सेंटर की बात यहां नहीं हो रही, यहां बात हो रही है कायरल मॉलिक्यूल की, कायरल कंपाउंड की, ठीक है। तो कायरल शब्द का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, इसका मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, अनसिमेट्रिकल भाई, अनसिमेट्रिकल। और पाया क्या गया है, पाया ये गया है, ऑब्जर्वेशन ये किया गया, क्या ऑब्जर्वेशन किया गया कि भाई जो भी अनसिमेट्रिकल, जो भी अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल क्या, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो पीपीएल को रोटेट कर पाते हैं, ठीक है, द रोटेट पीपीएल। और जिस भी कंपाउंड में, जिस भी कंपाउंड में क्या होता है, या तो पीओएस होता है या सीओएस होता है, दोनों में से कोई भी है, दोनों भी होंगे तो भी, ऐसे केस में वो क्या होगा, वो सिमेट्रिकल माना जाएगा और वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा। यानी आई थिंक पूरा सारा सर्कल, यू नो, पूरा सारा फंडा सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आया होगा। हमने पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट किया, कायरल सेंटर समझा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन समझा, हमने उसके अलावा पीओएस सीओएस देखा। अब ये पीओएस सीओएस क्यों देखा, क्योंकि उसका रिलेशन किससे होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से होता है। तो जो भी कंपाउंड कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, इन जनरल दिस इज ट्रू, इन जनरल, नॉट ऑलवेज, कुछ एक आधा एक्सेप्शन है पर वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो कायरल कंपाउंड मतलब अनसिमेट्रिकल अगर वो है तो सीधी सी बात है पीपीएल को रोटेट करेगा, और लॉजिकल सी बात है। अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है मतलब पहले वाले केस में ना तो पीओएस होना चाहिए और ना ही सीओएस होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। जहां तक अगले वाला जो एलिमेंट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसका इससे कोई रिलेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको इसके बाद कर लेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है ना। तो भाई बात कैसी है, बात ये आप सभी को दिखाई दे रहा है कि कायरल एक्टिव एक ही बात है, अकायरल इनएक्टिव एक ही बात है, पर कायरल सेंटर से इसको डायरेक्ट रिलेट मत करना। कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने पहले भी बताई थी, जो मैंने बताई थी आपको ना, कि कंपाउंड में याद करो, कंपाउंड में अगर एक भी सेंटर, कंपाउंड में अगर एक भी सेंटर कायरल नहीं है तो इन जनरल उसमें पीओएस या सीओएस कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यानी वो क्या हो जाएगा, अकायरल। मतलब अगर हमारे सामने, मैं पहले सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं, मान लो हमारे सामने ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया कि भाई ये कायरल कंपाउंड है अकायरल कंपाउंड है, पूछने की एक ही बात है, एक ही बात को पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आ गया, यहाँ पे आ गया एफ, यहाँ पे आ गया एफ, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे बी आर। अब इन सब क्वेश्चंस में आपने देखा कि भाई एक भी सेंटर कायरल नहीं है, ये भी नहीं है, इधर ये भी नहीं है, तो ये वाले जो कंपाउंड है ये क्या हो गए, अकायरल कंपाउंड हो गए, ये क्या हो गए, सीधा अकायरल हो गए, समझ गए क्या।
ज्यादातर डायरेक्ट बिना चेक किए, चेक कर क्योंकि कर भी नहीं सकते हम, हर एक में चेक नहीं कर सकते ठीक से, काफी विजुलाइज करना पड़ता है। अब देखो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, कायरल कंपाउंड वो जिसमें कायरल सेंटर हो, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो दोनों Cl लगा दिए वेज पे, और यहाँ पे देखो एक Cl डैश पे है, एक Cl वेज पे है। अब देखो पता है पहले वाले केस में दो दो सेंटर कायरल है भाई, दो दो सेंटर कायरल है, ये भी कायरल है और ये वाला भी कायरल है। तो ये जो हुआ, लेकिन इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये जो कंपाउंड है ये अकायरल है। यानी अगली चीज आपने क्या जानी कि भाई कायरल कंपाउंड का मतलब ये नहीं है कि कायरल सेंटर हो तो कायरल कंपाउंड। वैसे सही बताऊं ऐसा होता तो मजा ही आ जाता, जिंदगी बहुत आसान हो जाती, बहुत ही ईजी हो जाती, लेकिन इतना आसान नहीं है। कायरल का मतलब यहाँ पे क्या है, हैंड लाइक यानी सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल। कायरल मतलब हैंड लाइक यानी अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अपना हाथ जो है ये कायरल ऑब्जेक्ट है, याद रखिए हाथ जो है अपना ये क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आवर हैंड इज कायरल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो ग्लास दिखाया था ना आपको ब्लू कलर का ग्लास, याद है आपको, वो क्या होता है, वो होता है अकायरल ऑब्जेक्ट। अभी मेरे को दिख नहीं रहा लेकिन ठीक है ना, समझ गए। और यहाँ देखो यहाँ कायरल सेंटर है यहाँ, लेकिन पीओएस वगैरह नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, दिस विल बी कायरल, ये हो जाएगा कायरल। और कायरल जो है वो एक्टिव तो है ही है ना, समझ गए। यानी ये क्वेश्चंस एज सच नए नहीं है, ये क्वेश्चन वही हो गए जो पहले किए थे उसमें, लेकिन उनमें क्या था, पीओएस अलग से चेक कर रहे थे, सीओएस अलग से चेक कर रहे थे। यहाँ क्या करना है, यू हैव टू चेक पीओएस एंड सीओएस साइमल्टेनियसली, एक साथ आपको पीओएस सीओएस चेक करना है। अगली चीज एक और शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताया था, याद दिला देता हूं, कि अगर कंपाउंड में एग्जैक्टली एक सेंटर कायरल है तो उसमें कभी भी पीओएस सीओएस नहीं आता है। मैंने सिर्फ पीओएस के लिए बताया था, अब सीओएस के लिए भी बता देता हूं कि कंपाउंड हैविंग एग्जैक्टली वन कायरल सेंटर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है भाई, कोई एक्सेप्शन वगैरह कोई लोचा नहीं है इसके अंदर। एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज वेरी वेरी फाइन एज यू कैन क्लियरली सी। तो जिसमें जीरो कायरल सेंटर है इन जनरल, है ना, स्पेशल केसेस अलग से देखेंगे, तो इन जनरल आपने देख लिया। और जिसमें है ना, इन जनरल बात कर रहे हैं अपन, इसमें तो लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है, एक सेंटर कायरल है तो हमेशा क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो भाई पीओएस सीओएस चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो ये रूल हमेशा वैलिड है, लेकिन क्या है, जीरो कायरल सेंटर और वन कायरल सेंटर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, बाकी फंडा तो एप्लीकेबल है ही है, समझ रहे हो ना। तो इनके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लो, फिर इस पूरे को नोट तो कर ही रहे होगे तुम, नोट कर लेना साथ साथ बढ़िया से। क्या लिखोगे, लिख लो कायरल कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल कंपाउंड having no POS, COS, having no POS, COS, ना तो उसमें POS होना चाहिए ना उसके अंदर COS होना चाहिए, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना ही उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेलो 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 हेलो, ठीक है ना, ना तो POS ना ही COS। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, ओके, हाँ जी, ना तो POS ना COS। अगली चीज वही एक्टिव भी होते हैं, वो तो एक ही बात है। अगली चीज आयरल बोल रहा हूँ आयरल ऐसे लिख गया, अकायरल बोलना था, जोश में जल्दी में आयरल निकल गया, कोई बात नहीं। अकायरल कंपाउंड लिख लो, अकायरल कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, अकायरल कंपाउंड इज सिमेट्रिकल कंपाउंड having at least POS और COS, having at least POS और COS, कम से कम एक तो हो, दोनों होंगे तो चलेगा ही, दौड़ेगा, पर कम से कम एक चीज तो हो उसमें, है ना, समझ गए। उसके बाद अगली चीज, जिनमें जीरो कायरल सेंटर है, इन जनरल बात कर रहे हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं वो अलग से बात करेंगे। लिख लो अगला पॉइंट, कंपाउंड्स हैविंग exactly zero chiral center, compounds having exactly zero chiral center are generally optically inactive, compounds having zero chiral center are generally optically inactive, generally वो optically inactive होते हैं, कुछ special compound होते हैं वो अलग से देखने वाली चीज है, ठीक है ना, are generally optically inactive। अगली चीज,
compounds having exactly one chiral center, compounds having exactly one chiral center, compounds having exactly one chiral center are always optically active. Compounds having exactly one chiral center are always optically active. वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं डियर स्टूडेंट्स. सही है, डन है, ये बात है ना. और अगर एक से ज्यादा हो, ठीक है, ये एग्जैक्टली वन कायरल सेंटर, अगर एक से ज्यादा है लिख लो, इन केस कायरल सेंटर इज मोर देन वन, इन केस कायरल सेंटर इज मोर देन वन, इन केस कायरल सेंटर इज मोर देन वन, चेक पीओएस सीओएस. तब तो पीओएस सीओएस चेक किए बिना कोई भी रास्ता नहीं है. चेक पीओएस सीओएस. सही है क्या, डन है, क्लियर है, ठीक है. ये लिख लिया. एक्टिव कौन है, इनएक्टिव. देखो कायरल या एक्टिव एक ही बात है, अकायरल या इनएक्टिव एक ही बात है. डन है ना सभी का, ओके ओके. चलो तो अब देखो, यानी जो क्वेश्चंस पहले किए थे वही सेम चीजें हैं, नथिंग एल्स. इनमें एक्टिव इनएक्टिव में हमको मतलब बस पीओएस सीओएस एक साथ चेक करना है. तो जो पहले किया था वही है इसके अंदर, ठीक है ना. तो अब हम चलते हैं जिंदगी में थोड़ा सा आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखिए, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स जरूर याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आती है, बहुत काम आती है डियर स्टूडेंट्स. देखो अब अपने को बात करनी है किसके बारे में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ताकि आज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री वाली चीज अपनी डन हो जाएगी. एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एन, और सी एन यहाँ पे होता है 360 डिग्री बाय एन. ये क्या कहने का मतलब है अभी बताता हूँ. देखो जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, इट कैन बी C1, इट कैन बी C2, इट कैन बी C3, इट कैन बी C4 एंड सो ऑन. सही है क्या. अब C1 का मतलब, C2 का मतलब क्या होता है, ये होता है वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. वन फोल्ड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टू फोल्ड. टू फोल्ड है ना, ठीक लिख लेना, बहुत बर्बाद राइटिंग आ रही है. C3 में लिख लेना थ्री फोल्ड, ये होता है. अब इसका मतलब क्या है भाई, ये C2 का C3 का मतलब क्या है, तो आप एक बार वैल्यू पुट करो. C1 को लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 360 डिग्री, C2 को लिखोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, और C3 को लिखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 120 डिग्री. ठीक है, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, बताता हूँ आपको क्या कहना चाह रहे हैं. जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट में लेता हूँ आपके सामने, जैसे कि देखो पहली चीज एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी ये एक्सिस है, एक्सिस है. एक्सिस कौन कौन सी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स वाई जेड मान लो, ये मान लो, और रैंडम एक्सिस को डायगोनल एक्सिस मान लो, डायगोनल. ठीक है, अब देखो एक्सिस तो आप सभी को पता ही है, तो यहाँ पे देखो ये अपना एसी का रिमोट है. ठीक है, अब ये एक्सिस कौन सी है, वाई है ना. अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ तो मैंने मान लो इसको ऐसे रोटेट किया, तो ध्यान देना इस एक्सिस के अबाउट कितना रोटेशन हुआ, बोलो अभी कितना रोटेशन हुआ, जल्दी बताओ. हाँ 90 डिग्री रोटेशन हुआ. यहाँ बोलो यहाँ कितना हो रहा है, बोलो भाई. हाँ 180 डिग्री. अब कितना हो रहा है, 270. अब कितना हुआ, 360. यानी 360 डिग्री रोटेट करने के बाद जैसा तुम्हें ये पहले दिख रहा था वैसा ही 360 घुमाने के बाद आया, तो हम बोलेंगे कि भाई जो इसकी y एक्सिस है वो क्या है, वो है C1. समझ रहे हो ना, y एक्सिस क्या है, C1. यानी C1 हमें क्या बता रहा है, C1 आते ही दिमाग में 360 आएगा. यानी अगर हमने बोला कि ये एक्सिस C1 है, इसका मतलब क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री अगर हम घुमाएंगे तो ये एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही आएगा. अब देखो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस के अबाउट तुम 360 डिग्री घुमा के देख लो, किसी भी चीज को करके देख लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री घुमा के देखो तुम उसको, क्या होगा बताओ, व्हाट विल हैपन, बोलो भाई. यस, क्या होगा, सेम आएगा. तो ये सभी में होती है, यानी C1 सभी में एग्जिस्ट करता है. तो जब जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात पूछी जाए तो यानी C1 की बात नहीं करेंगे, C1 तो सभी में होती है, सभी मॉलिक्यूल्स में होती है, तो इट एग्जिस्ट इन एवरीथिंग, हर एक्सिस के अबाउट हर एक चीज के अंदर होती है. इसलिए इसको आइडेंटिटी एओएस भी बोलते हैं. आइडेंटिटी एओएस का मतलब क्या है कि भाई ये एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी, मतलब यूनिवर्स का एक ट्रुथ है,
ये आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है कि ये तो होना ही चाहिए, 360 डिग्री घुमाने के बाद सेम आना ही चाहिए। अगर कोई चीज़ 360 डिग्री घुमाने के बाद सेम नहीं आती है किसी एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब वो इस धरती की तो नहीं है, यानी इस नेचर के रूल्स अबाइड नहीं कर रही है। सही है क्या? तो ये C1 का फंडा है। तो C1 के बारे में आप समझ रहे हो ना, बात करने की जरूरत ही नहीं है। C1 तो सभी में एग्जिस्ट करता है, सभी चीज़ों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखो मज़ा आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसमें तो नहीं आएगा। और कोई ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूँ कि जिसमें आपको C2 का एग्जाम्पल में देता। आई वुड हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ C2। ऑब्जेक्ट से काफ़ी क्लियर हो जाता है। C2 आती है मतलब दिमाग में, यानी 180 डिग्री घूमने के बाद सेम आना चाहिए। 180 डिग्री घूमने के बाद द थिंग शुड बी सेम। 180 डिग्री घूमने के बाद, 180 डिग्री घूमने के बाद क्या चीज़ सेम हो जाएगी? देखो, एक काम करते हैं, इसको ना एज्यूम कर लो थोड़ा सा। कैसे एज्यूम कर लो? ये ऊपर वाला नीचे वाला सब सेम एज्यूम कर लो। वैसे तो यहाँ पे दो ये समझ रहे हो ना, दो होल्स हैं और यहाँ पे अलग है, पर ये टेक्स्ट वेक्स्ट सबको इग्नोर करो, इसको फ्लैट मान लो। और अगर इसको हम घुमाएंगे कितना डिग्री? 180 डिग्री, तो इट इज एग्जैक्टली द सेम, एज्यूमिंग दैट ये सारा का सारा हम इग्नोर कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं, सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं, शेप इग्नोर कर रहे हैं, काफ़ी कुछ इग्नोर करना पड़ा, तो यानी ये जो एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है ध्यान रखना जिसके अबाउट घुमाया मैंने? ये वाली, तुम्हारे तरफ वाली, ये वाली एक्सिस के अबाउट हमने इसको घुमाया। समझ रहे हो क्या? अब ये जो एक्सिस है कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस क्या हो गया इसका? C2 हो गया। ठीक है, C2 हो गया। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको घुमाऊंगा ना, कौन सी एक्सिस के अबाउट इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ y एक्सिस के अबाउट, ये है y एक्सिस, और इसके अक्रॉस अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये जो क्लोरीन आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये घूम के इसकी पोजीशन पे आएगा और ये घूम के उसकी पोजीशन पे आएगा। अब ये कैसे घूमेगा, इसका विजुअलाइजेशन करना है तुम्हें, तो बहुत ही आसान है। अगर एक आप मॉडल बना लो, अपने आप से भी बना सकते हो, ठीक है, या इमेजिन भी कर सकते हो कि जैसे ये बॉन्ड यहाँ है, यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, सिर्फ इसको देखते हैं, है ना। अब ये इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना है, तो ये अगर y एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में घूमेगा। समझ रहे हो ना? ये y एक्सिस है, इससे अगर हमने कुछ भी कनेक्ट किया तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा। यानी ये अगर क्लोरीन अभी यहाँ है तो ये जब 90 डिग्री घूमेगा तो क्लोरीन यहाँ आएगा, और 180 घूमा तो यहाँ आएगा। समझ रहे हो क्या कैसे घूम रहा है ये? तो ये क्लोरीन को बस ऑब्जर्व करो, एक एटम को ऑब्जर्व करो, यू विल सी कि ये घूम के आगे आया आपके सामने 90 डिग्री और फिर यहाँ आ गया। इस तरीके से क्लोरीन घूम रहा है। कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? ये जो पोल, मान लो यहाँ पे एक पोल है और पोल के अक्रॉस कोई घूम रहा है, तो इस तरीके से यू कैन विजुलाइज कि कैसे ये घूम रहा है। तो ये एक्सिस क्या हो गई इसकी? ये एक्सिस हो गई इसकी C2। समझ रहे हो क्या? C3 भी मैं आपको दिमाग में बताऊंगा कि C3 कैसा होता है, लेकिन एक्सियोसिमेट्री एलिमेंट्री लेवल पे अपने को पता होना चाहिए कि एक्सियोसिमेट्री कैसा होता है, क्या होता है। बहुत गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ऐसे तो AOS भी होता है, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब वैसे असल में इसका सिग्निफिकेंस होता है कायरलिटी में, लेकिन आपको नहीं देखना इस चीज़ का, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे थे आपको? हमने बताया कि C2 का मतलब, मैं C2 का एक इंडिविजुअल मतलब बता देता हूँ, ठीक है। जैसे C2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे y एक्सिस C2 इसका मतलब क्या है? इफ वी रोटेट दिस मॉलिक्यूल अबाउट y एक्सिस के अबाउट अगर मैं 180 डिग्री इसको घुमाता हूँ, तो अगर 180 डिग्री घुमाने के बाद ये जैसा पहले दिख रहा था बिल्कुल ये वैसा का वैसा आपको दिखता है, यानी ये इसका AOS है। C2 है, ये CO2 बोलने वाला था, C2 है, ठीक है। तो लिख लो, लिख लो, इफ वी रोटेट अ मॉलिक्यूल, if we rotate a molecule across a certain axis, if we rotate a molecule across a certain axis, if we rotate a molecule across a certain axis by 360 degree by n, if we rotate a molecule across a certain axis by 360 डिग्री बाय n, ठीक है। एक मॉलिक्यूल को अगर 360 बाय n से रोटेट करते हैं किसी एक्सिस के अक्रॉस, एंड आफ्टर द रोटेशन इट इज एग्जैक्टली सेम एज बिफोर, आफ्टर द रोटेशन इट इज एग्जैक्टली सेम एज बिफोर,
रोटेशन करने के बाद अगर वो एग्जैक्टली सेम रहता है जैसे वो पहले था, आफ्टर रोटेशन इट इज एग्जैक्टली सेम एज बिफोर, देन फिर क्या होगा, देन Cn will exist, then Cn, then that axis is Cn, then that axis is Cn. If molecules come out to be same as before, बिल्कुल सेम जैसा था वैसा का वैसा आता है, then that axis is Cn, वो axis क्या होगी, Cn होगी. जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने देखता हूँ, फिर मैं विजुलाइज कराऊंगा थोड़ा आपको इसको, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, बॉन्ड एंगल्स ऑलरेडी जानते हो कितना है यहाँ पे, बोलो भाई BF3 में कितना होता है, प्लेनर होता है ना 120 डिग्री. अब यहाँ पे अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैंने इसको 120 डिग्री रोटेट किया तो ये फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 120 के बाद, और ये अगर यहाँ पहुँचा पंखे की तरह मान लो, ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, जैसे कि पंखा चला दिया हमने. समझ गए क्या, इसको फैन की तरह कंसिडर कर सकते हो, यू कैन कंसिडर दिस लाइक अ फैन. तो यानी कौन सी एक्सिस के अबाउट हमने फैन चलाया, ये जो एक्सिस है ना, ये जो मार्कर है इसके अक्रॉस, यानी Z एक्सिस. तो इसका Z एक्सिस क्या हो गया, Z एक्सिस इसका C3 हो गया. अब C3 कहाँ चेक करूं मैं, कहाँ चेक करूं C3? C3 अलग से दिख जाएगा जब इस तरह का BF3 जैसा कोई सिस्टम है, वहां C3 चेक करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा बेंजीन, और बेंजीन पे मान लो 3 ग्रुप लगे हैं इस तरीके से, समझ रहे हो क्या. अगर 3 ग्रुप इस तरीके से लगे हुए हैं तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर मैं Z के अबाउट इसको घुमाऊंगा तो भाई ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी इसमें भी Z एक्सिस क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा. समझ रहे हो क्या. तो इस तरीके से आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, यू हैव टू थिंक. ठीक है, सही है. अब देखो आओ थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, और देखो इससे रिलेटेड अब एक्टिव इनएक्टिव ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो. ठीक है, इस पे काफ़ी कुछ लिखा था भाई हमने आज, एक सेकेंड, अरे यार क्रॉस करने का ऑप्शन नहीं आता है. POS COS काफ़ी कुछ हमने किया इसके अंदर. चलो ठीक है, डन है. देखिए एवरीवन, यस, अब देखो हमारे सामने कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, आई थिंक यू कैन क्लियरली सी कि ये BF3 है, ठीक है ना, BF3 है. और अब देखो इस BF3 को घुमाता हूँ मैं 120 डिग्री. अगर मैं इसको 120 डिग्री घुमाता हूँ तो देखो, यस डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन क्लियरली सी कि 120 डिग्री घुमाने के बाद जैसा ये पहले दिख रहा था वैसा ही घुमा, वैसा ही मतलब दिख गया. 120 डिग्री दोबारा से घुमा लो, अब तो ये चलो ज़्यादा ही 3D में घूम गया, ठीक है ना, प्रॉपर 3D में घूम चुका है अब. लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि फंडा क्या होता है, किस तरीके से हम इसको घुमाते हैं और घुमाने के बाद क्या होता है. फैन की तरह चल रहा है और एंगल कितना है, आई थिंक यू नो दिस. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, साइमुलेशन, अपने आप खुद दिमाग लगाओ तो आपको चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप किसी भी चीज़ को आसानी से विजुअलाइज करोगे. यानी पहले अपने दिमाग में किसी भी विजुअलाइज करने का तरीका बता रहा हूँ. स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेट करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास है उससे अगर तुम सिमेट्री को समझोगे तो इट विल बिकम मच ईजियर. तो आप खुद से ट्राई करो, दैट वुड बी वेरी गुड थिंग. ओके गाइस, तो ये सिमेट्री वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक्टिव है इनएक्टिव है ये सब क्वेश्चंस कर लो. ठीक है, और डिस्कशन वीडियोस आपके साथ साथ आपको मिलते ही रहते होंगे. ठीक है ना. चलो गाइस, आई होप आपको ATP स्टार के लेक्चर्स में, सेशंस में बहुत मज़ा आ रहा है. अगर आपका कोई भी फीडबैक हो रिगार्डिंग एनी फैकल्टी, रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, कोई भी फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है ना, नॉट अननेसेसरी कंप्लेन, कोई भी आपका प्रॉपर फीडबैक है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो हमेशा. ठीक है ना. चलो गाइस, ओके एवरीवन. लेकिन हाँ, टेक्स्ट फ़ोन में नहीं उठा पाता यार, सॉरी गाइस, क्योंकि टाइम कम रह पाता है, टाइम नहीं निकाल पाता हूँ उतना, तो आप टेक्स्ट कर सकते हो. ठीक है, और कभी कभी आपको गाइडेंस का ज़रूरत है तो आप तब टेक्स्ट करके मुझसे टाइम ले सकते हो. ठीक है कि सर इस समय अपन डिस्कस कर सकते हैं क्या, टेक्स्ट करके, है ना. मैं कोशिश करूंगा कि आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज आई गेट द टाइम. ओके गाइस, तो अच्छे से आपको मचाना है, पढ़ना है और फोड़ना है यार अपने को, मतलब बढ़िया रैंक लेके आनी है. बस जो कहा जाए उतना करो, बाहरी शोर के पीछे, यानी जो दुनिया कर रही है वो नहीं, जो आपको कहा जा रहा है बस उतना करो. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स बढ़ते जाएंगे. सही है ना. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक बात पूछी थी कि सर आपको मैंने पहले भी बताया था कि AOTS जो ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम टेस्ट, क्या हमें वो ज्वाइन करनी चाहिए. देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपको एडिशनल टेस्ट चाहिए
प्लान्ड वे में जिसमें वीडियो एनालिसिस भी मिले, तब आपको AOTS ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप इतने टेस्ट दे रहे हो और इनको ही एनालाइज ठीक से कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी फाइन है। लेकिन अगर आपको एडिशनल टेस्ट की ज़रूरत है जिसका वीडियो एनालिसिस भी आपको चाहिए, देन AOTS वुड बी अमेजिंग फॉर यू। ओके गाइज, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।